नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है में मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं। आवास और पर्यावरण मंत्री पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर अपने विभाग के कामकाज का पूरा ब्यौरा दिया। छत्तीसगढ़ संवाद में हुई पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ 2 साल में ऐसा काम किया है जिसकी तुलना पिछले 5 सालों से की जा सकती है। ये सरकार काम करके दिखाने वाली सरकार है और योजनाओं का फायदा सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। मंत्री ने बताया कि स्लाइड के जरिए साफ किया गया कि पहले 5 साल में आवास और पर्यावरण विभाग की हालत कैसी थी और अब 2 साल में स्लाइड में बताया गया कि क्या बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपने काम से संतुष्ट है और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। इन 2 सालों में किफायती मकान देने, अच्छे रहने की सुविधा बनाने, रोजगार के मौके बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल जीवन पर खास ध्यान दिया गया है। ओपी चौधरी ने बताया कि 2 साल पहले छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल बहुत खराब हालत में था। 3200 से ज्यादा मकान और दुकानें बिक नहीं पा रही थी। मंडल पर 735 करोड़ रुपए का कर्ज था। राज्य सरकार ने पूरी राशि देकर मंडल को कर्ज से मुक्त कर दिया। अब गृह निर्माण मंडल पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है। जो संपत्तियां नहीं बिक पाई थी उनके लिए सरकार ने एक मुश्त निपटान वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई, जिसमें 30% तक की छूट दी गई है। इस योजना को लोगों ने बेशक काफी पसंद किया और सिर्फ 9 महीने में 1251 संपत्तियां बिक गई। इससे 190 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जिससे आगे नए मकान और परियोजनाओं में लगाया जाएगा। भविष्य में ऐसे हालात ना बने, इसके लिए नई निर्माण नीति लागू हुई। अब मांग के हिसाब से ही निर्माण होगा। जब तक 60% या पहले 3 महीने में 30% रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, तब तक निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सिस्टम को आसान बनाया गया ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। अब एआई चैटबॉट के जरिए 24 घंटे जानकारी मिल रही है। मंत्री ने रायपुर विकास प्राधिकरण के कामों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 193 करोड़ रुपए की लागत से पीएम यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। टिकरापारा में 168 फ्लैट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनवरी से सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। नवा रायपुर को लेकर मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में बड़े फैसले लिए गए हैं। नवा रायपुर प्राधिकरण ने 1345 करोड़ रुपए का पूरा कर्ज चुका दिया। इसके बाद नवा रायपुर देश का पहला कर्ज मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बन गया है। कर्ज चुकाने से 5030 करोड़ रुपए की जमीन और संपत्तियां गिरवी मुक्त हो गई है। नवा रायपुर में निवेश, रोजगार, पर्यटन को बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। यहां 132 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाया गया, जिससे करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश और 12000 से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर और आईटी सेक्टर में भी 1800 करोड़ रुपए का निवेश है, जिसमें लगभग 10,000 नए रोजगार बनेंगे। नवा रायपुर को कॉन्फ्रेंस सिटी और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह 400 करोड़ रुपए की इनलैंड मरीना परियोजना, 120 करोड़ का आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर और 230 करोड़ की साइंस सिटी बनाई जा रही है। इसके साथ ही नवा रायपुर को मेडिकल हब बनाने के लिए मेडी सिटी विकसित की जा रही है, जहां बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। एजुकेशन सिटी के तहत एनआईएफटी और एनआईईएलआईटी को जमीन देने की प्रक्रिया चल रही है। नवा रायपुर शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा। नगर और ग्राम निवेश विभाग ने किफायती जन आवास नियम 2025 लागू किया है। कृषि भूमि पर भी अब सस्ते मकान बनाए जा सकेंगे। कॉलोनाइजरों के लिए खुले स्थान की अनिवार्यता 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। पर्यावरण को लेकर भी सख्त कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल अब उद्योगों के प्रदर्शन को ऑनलाइन निगरानी कर रहा है। अगर तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण होता है तो अलर्ट और नोटिस जारी होता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, संपत्ति बिक्री और कर्ज से मुक्ति। हाउसिंग बोर्ड ने, जैसा कि हम बता रहे थे, OTS-2 योजना के तहत 15 जून 2025 तक 920 संपत्तियों को 139.47 करोड़ रुपए बेचकर बोर्ड को कर्ज मुक्त बनाया। इसमें बोर्ड में पहले से मौजूद भारी ऋण से राहत मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गृह निर्माण मंडल के बकाया ऋण या उससे अधिक को अपने बजट से चुका दिया, जिससे मंडल अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गया है। वन टाइम सेटलमेंट टू स्कीम विशेष छूट 10 से 30% के प्रावधानों ने रिक्त मकानों को आकर्षक कीमतों में बेचने पर बिक्री को गति मिली है। मार्च से अगस्त 2025 तक
हाउसिंग बोर्ड ने 2230 से अधिक संपत्तियां बेचकर 435 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है, जो 5 वर्षों के औसत से कई गुना अधिक है। अब नई आवासीय परियोजना तभी शुरू होंगी जब कम से कम 60% बुकिंग हो जाए। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2060 करोड़ रुपए के 55 परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें 12,000 से अधिक किफायती आवास बनाए जाएंगे, जिससे आवास संकट का स्थायी समाधान मिलेगा। बस्तर क्षेत्र के लिए भी विशेष योजनाएं शामिल हैं। 15,000 घर उत्तरण पीड़ितों के लिए मंजूर किए गए हैं, ताकि सामाजिक पुनर्निवास और मुख्य धारा में प्रभावी समावेशन नक्सली मूवमेंट से जुड़े जो लोग वापस आए हैं उनके लिए सुनिश्चित किया जा सके। बोर्ड ने अवैध कब्जों को हटाने जैसे कदम उठाए हैं। स्पष्ट हुआ है कि संपत्ति प्रबंधन और बिक्री पारदर्शिता के साथ की जा रही है और स्थानीय लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। एक और खबर इसी से जुड़ी, छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा पूरक बजट आया है। राज्य सरकार ने 25-26 के लिए 35,000 करोड़ रुपए का पूर्ण बजट पेश किया, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा है। यह बजट विकास और अधोसंरचना पर केंद्रित है। विष्णुदेव सरकार का पहला पूर्ण बजट है, जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया। सरकार ने इसे विकास उन्मुखी बजट बताया है। नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 169 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रावधान राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाएगा। मेडिकल कॉलेजों में 20 करोड़ रुपए की लागत से रोबोटिक सिस्टम लगाने का प्रावधान, इससे उन्नत चिकित्सा सुविधाएं राज्य में लागू होंगी। महतारी वंदन योजना के लिए 280 करोड़ रुपए। सरकार का दावा है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आवास योजनाओं, शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में अलग अलग मदों में राशि रखी गई है। शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधनों के लिए बजट में प्रावधान है। युवाओं को रोजगार उन्मुख शिक्षा मिलने की बात है। ये बजट उद्योग, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के लिए संतुलित विकास के आधार पर सरकार का दीर्घकालीन विकास की दिशा में अहम कदम है। आगे बढ़ते हैं एक ऐसी खबर जो थोड़ी सी चिंतादायक है। 30 साल बाद कूप कुटाई शुरू होते ही भड़का आदिवासी विरोध है। नक्सल सन्नाटे के बाद जंगलों में फिर आरी की गूंज सुनाई दे रही है, जिससे आदिवासी आक्रोशित है। बीजापुर जिले के गंगलूर क्षेत्र में लगभग 30 साल बाद कूप कटाई दोबारा शुरू की गई है। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण लंबे समय से यहां जंगल कटाई बंद थी। नक्सल गतिविधियां कम होते ही वन विभाग ने जंगलों में काम शुरू किया। इसके साथ ही आरी की आवाज फिर सुनाई देने लगी। कूप कटाई शुरू होते ही दर्जनों गांव के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण विरोध में उतर आए। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सहमति के बिना कटाई की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है, जब ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। बिना ग्राम सभा मंजूरी के कटाई को अवैध बताया गया। कावड़ गांव, बुरजरी, एसंटा, कुस, हिरमुंडा सहित 12 गांवों के ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। सभी ने जंगल नहीं कटने देने का ऐलान किया है। ग्रामीणों के विरोध के बाद वन अमले को काम मौके पर रोकना पड़ा है। ग्रामीणों ने जंगल और आजीविका बचाने की बात कही है। वन विभाग के अनुसार यह कार्य केंद्र सरकार की स्वीकृति और वैज्ञानिक प्रबंधन प्रक्रिया के तहत हो रहा है। केवल चिन्हित और गिरे पेड़ों की कटाई की बात कही गई है। सरकारी दावे और ग्रामीणों की आशंकाओं के बीच बड़ा अंतर नजर आ रहा है। संवाद की कमी के कारण यह मामला जंगल बनाम आजीविका का रूप लेता जा रहा है, जो आगे चलकर चिंताजनक हो सकता है। अंडर 19 एशिया कप में भारतीय क्रिकेट को उभरते सितारे अभिज्ञान कुंडू ने ऐसा कमाल कर दिखाया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मलेशिया के खिलाफ मुकाबले में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान ने नाबाद दोहरा शतक जड़ दिया। ये मैच दुबई के द सेवेंस स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां मलेशिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत के बाद जब 3 विकेट गिर चुके थे, तब 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अभिज्ञान कुंडू ने मोर्चा संभाला। उन्होंने वेदांत त्रिवेदी के साथ मिलकर पारी को संभाला और दोनों के बीच 209 रनों की बड़ी साझेदारी हुई। अभिज्ञान कुंडू ने 125 गेंदों में नाबाद 209 रन बनाए, जिसमें 16 चौके 9 छक्के शामिल हैं। बल्लेबाजी में संयम के साथ साथ आक्रामक भी देखे गए। कुंडू की शानदार पारी के बदौलत भारतीय अंडर 19 टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 408 रनों का विशाल स्कोर बनाया है। इसके अलावा वेदांत त्रिवेदी ने 106 गेंदों पर 90 रन बनाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने तेज बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 26 गेंदों में 50 रन टोके। मलेशिया की ओर से मोहम्मद अकरम ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए, हालांकि उन्होंने इसके लिए 89 रन खर्च किए। इतनी बड़ी पारी के बावजूद अभिज्ञान कुंडू का यह दौरा
शतक यूथ वनडे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि मलेशिया आईसीसी का फुल मेंबर नहीं है, इसलिए इस मैच को अंडर 19 इंटरनेशनल का दर्जा नहीं मिला है। इससे पहले भी मलेशिया के खिलाफ पाकिस्तान के समीर मिन्हास के 177 रन और 2012 एशिया कप में कतर के खिलाफ बांग्लादेश के सौम्य सरकार के दोहरे शतक को यूथ वनडे रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया। अगर टूर्नामेंट में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो टीम पहले शानदार फॉर्म में है। भारत ने पहले मुकाबले में यूएई को 234 रन से करारी शिकस्त दी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 171 रन की जबरदस्त पारी खेली। वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 90 रनों से हराकर मजबूत दावेदारी पेश की। कुल मिलाकर अंडर 19 एशिया कप में अभियान कुंडू की दोहरी शतकी पारी भले ही रिकॉर्ड बुक में ना जाए, लेकिन क्रिकेट फैंस के दिलों में जरूर जगह बना चुके। एक नई खबर, मनरेगा की जगह बीवीजी रामजी योजना, ग्रामीणों को अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा, फसल के वक्त 2 माह का ब्रेक। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन बीवीजी रामजी लाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बदलाव करना है। नई योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन का रोजगार देने का लक्ष्य होगा। ये मौजूदा मनरेगा के 100 दिन के प्रावधान से ज्यादा है। खबर के अनुसार फसल बुआई और कटाई के दौरान 2 माह का विशेष ब्रेक रखा जाएगा। इससे खेत मजदूरी और सरकारी कामों में टकराव नहीं होगा। मजदूरी भुगतान की समय सीमा 15 दिन से घटाकर 7 दिन की जा रही है। डिजिटल सिस्टम से भुगतान प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मनरेगा पर 6 वर्षों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्चे। इसके बावजूद रोजगार की गुणवत्ता और जरूरतों पर सवाल खड़े हैं। सरकार का तर्क है कि पिछले 20 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कार्य स्वरूप बदल चुके हैं, इसलिए रोजगार योजना में बदलाव जरूरी है। नई व्यवस्था में पंचायतों को योजना निर्माण और कार्य चयन में प्रमुखता दी जाएगी। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम तय हो सकेंगे। योजना के तहत जल संरक्षण, जल आधारित कार्य और ग्रामीण आजीविका को प्राथमिकता होगी। इससे ग्रामीणों के आय बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। देखते हैं मनरेगा की जगह बीवीजी रामजी ये योजना कितनी सफल होती है। हालांकि इसके प्रस्तुत करते के साथ ही विपक्ष ने अपनी आपत्तियां नाम बदलने पर, खासतौर पर महात्मा गांधी नाम हटाने पर अपनी आपत्तियां दर्ज की है, अपना विरोध जता दिया है। आज के लिए इतना ही। शकील साजिद जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।